तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर होगा। लगभग अधिकतर चीजें हो चुकी हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें बची थी, तो मुझे लगा एक बार ये बता दूं। और इसके बाद फिर हम लोग मेन स्ट्रीम जो हमारी लीनियर अलजेब्रा चल रही है उसमें काम करते हैं। तो कुछ थ्योरम्स मुझे लगी, जैसे एक रिजल्ट है आपके पास, आप इसे थ्योरम के तौर पर भी कह सकते हैं। ये अल्टरनेटिव वे है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स is positive definite if and only if all of its eigenvalues are positive. All of its, ये रिवर्स भी सही है, eigenvalues are positive। ये प्रूफ करना है कि अगर कोई पॉजिटिव डेफिनेट है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर उसके आइगन वैल्यूज सारे ही पॉजिटिव आएंगे। और अगर आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये गारंटी है कि वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा। हमने इसे एक रिजल्ट की तरह देखा और इसको सिग्नेचर और रैंक की मदद से भी किया था। इसका एक और मेथड है, हम उस पर बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी और पिछले कुछ दिनों से हम लोग इससे रिलेटेड चीजें समझ रहे हैं। कुछ नया समझ में आया है इस चैप्टर में आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म में? यस सर। सर क्या नया आया? एक तो ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में है नहीं शायद सिलेबस में। आप लोगों ने कॉलेज के सिलेबस में देखा नहीं होगा इस चैप्टर को, जबकि ये काफी यूजफुल है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पर पॉजिटिव आएंगी, कहाँ पर नेगेटिव आएंगी, कहाँ पर जीरो आएंगी, ये समझने की कोशिश है मैट्रिक्स की हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बाद में साइड में रह गई और हम मैट्रिक्स को समझते रहे। यही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो मेरे पास कोई मैट्रिक्स मान लेता हूँ ए आपके पास सपोज ए आई जे एन बाई एन है, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा है रियल सिमेट्रिक, तो जाहिर सी बात है इसे डायगोनलाइजेशन के लिए हम बना सकते हैं, हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट an orthogonal matrix P matrix P such that P इनवर्स AP ऑर्थोगोनल है, तो P इनवर्स P डैश के बराबर होगा बच्चों। तो P डैश AP जिसको आप कहते थे वैसा बन जाएगा, और यह डायगोनल बनेगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ये लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n तक। ठीक हो गया। तो ये लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा n और आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को काफी लंबा खींचा है शब्द ही यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा पढ़ाते समय नॉर्मली साइड में रहती है, लीनियर अलजेब्रा फ्रंट पे रहती है। दोनों हैं एक ही पार्ट, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन मैं मैट्रिक्स को ही फ्रंट पे लेके आया, उसको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की।
और मेरे ख्याल से हो सकता है 1.5 महीना लग गया हो इसमें। कितना लगा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन काफी दिन हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। तो आप लोगों की जो समझ है लीनियर अलजेब्रा के प्रति, अब ये सब समझने के बाद मुझे लगता है बेहतर होनी चाहिए। आप लोगों का क्या अनुभव है? यस सर, कंप्लीटली चेंज हो गई है सर। लीनियर नॉर्मली लोग पढ़ते हैं एक तरफ से वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन थ्योरम, रैंडमलिटी, फिर आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करते हैं। वो ही हम भी करेंगे, ऐसा कोई हमने कोई तहलका नहीं मचाना है, वही करना है हमने भी। लेकिन मेरा अपना मानना है, जब मैट्रिक्स है और स्पेशली जब हम रैंक पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, जहां से रैंक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें समझ में आते हैं, तो हमारी समझ काफी बेहतर होने लगती है धीरे धीरे। फिर उसकी मदद से रैंक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमें होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन समझ में आने लगती हैं, उनके डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में हम समझते हैं। अगर आप वो समझने लग गए तो फिर आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट आने लग गया था। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, फिर तो बहुत सारी चीजें। कुछ चीजें मैंने बीच में छोड़ी, और मुझे लगता है लास्ट में लूप होल बहुत सारे माइनर हैं जो खुद लगता है कई बार। जैसे मैं जब मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सब रूट्स पे बात कर रहा था, एनिहिलेटर पे बात हो रही थी, तो उस दौरान मैंने ब्लॉक मैट्रिक्स में चीजें छोड़ी। जैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैंने नहीं पढ़ाई है, वो पढ़ा नहीं है वहां पर, वो बीच में आना चाहिए था। कुछ चीजें छूटी हैं, कई बार डिसकंटिन्यूटी की वजह से चीजें मिस होने लगती हैं। तो इस तरह क्या क्या छूटा है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो आपको लगता है मैंने पढ़ाना चाहिए था लेकिन मिस हुई हैं चीजें, प्लीज आप लोग उनको मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, ताकि लीनियर अलजेब्रा के एंड में हम इन पे डिटेल में एक बार दोबारा बात करें। आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपने लीनियर से रिलेटेड जो न्यूनतम जानकारी है वो आपको आ गई। तो मैंने तो आपको एक एग्जांपल बताया, आप ऐसा और भी कई होंगे जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ पाए हैं, आप बताइएगा प्लीज, मैं वो सब करा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा क्लेम क्या है बच्चों? मैं लाइन से हट जा रहा हूँ कई बार, लेकिन मुझे लगता है हाँ, मशीन की तरह ना पढ़ा के इंसान की तरह ही पढ़ाया जाना चाहिए। अब इंसान होगा तो दाएं बाएं देखेगा ही, आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा, पढ़ाना ऐसे ही होता होगा। मशीन से पढ़ रहे हो तो अलग बात है, फिर पढ़ते जाओ बस। बच्चों, मैथमेटिक्स से आना टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल नॉलेज है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और टेक्निकल नॉलेज से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखिएगा कभी, इस पे घमंड मत करिएगा कि ये टेक्निकल नॉलेज से अब हम कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। टेक्निकल नॉलेज से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ कि भाई मुझे कार चलानी आती है तो ये टेक्निकल नॉलेज है, किसी को स्कूटी या बाइक चलानी आती है तो ये टेक्निकल नॉलेज। अब इस टेक्निकल नॉलेज के आधार पर, क्योंकि मुझे कार चलानी आती है, मैं कहूँ कि मैं अपनी माँ से ज्यादा बेहतर हूँ, सुपीरियरिटी है। आपको क्या लगता है, मैं सही सोच रहा हूँ ऐसा? अगर ऐसा सोच रहा हूँ तो नो सर। अगर कोई व्यक्ति कार चलाना, गाड़ी चलाना जानता है और आप नहीं जानता है, नहीं जानते हैं, तो इस आधार पर वो व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ हो गया क्या, क्योंकि उसके पास वो वाला तकनीकी ज्ञान है? किसी को कार सुधारनी आती है, किसी को घड़ी सुधारनी आती है, किसी को कंप्यूटर सुधारना आता है, ये टेक्निकल नॉलेज है। किसी को आता है, अच्छी बात है, उसकी जीविका चल रही होगी। किसी को लेकिन नहीं आता है तो उसके अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, और जिसको आता है उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। यही स्थिति मैथमेटिक्स के साथ है। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे सोचने समझने की ताकत बढ़ रही है। लेकिन आप इस आधार पर मेरे गांव में या आपके गांव में कोई बूढ़ी आमा बूबू कोई है तो आप उनसे बेहतर नहीं हो गए, ध्यान रखिएगा। इस आधार पर इतराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। इंसान बने रहिएगा, तब ज्यादा अच्छा लगता है। तो भाई हमें क्लेम क्या करना है, अब यहाँ आ जाओ तो।
हमारा क्लेम क्या है इस समय? eigenvalues are positive. हाँ, ये रियल सिमेट्री का ऑर्थोगोनल है। और हम मान लेते हैं, अच्छा, या फिर थोड़ा सा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम क्यों ना इसको कैनोनिकल फॉर्म में ले आए, उसके बाद क्लेम करना शुरू करें, तो प्रूफ छोटा हो जाएगा बच्चों। कैनोनिकल में अभी तो जनरल क्वाड्रेटिक हम एक्स डैश ए एक्स लेंगे ना, जनरल सवाल है वो, तो ये अल्टरनेटिव वे है बातों को कहने का। ले मान लेते हैं एक्स डैश ए एक्स कोई हमारे पास रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इक्वल टू पी वाई से करेंगे ना। Yes. लेट अस ट्रांसफॉर्म एक्स इक्वल टू पी वाई। वाई क्या है? वाई हमने एक कॉलम वेक्टर लेते हैं हम, वाई एन डैश, देन एक्स डैश ए एक्स। आपके पास क्या होगा? एक्स डैश इज पी वाई डैश डैश फॉर ट्रांसपोजिशन ए पी वाई। तो बच्चों ये हो जाएगा वाई डैश पी डैश ए पी, वाई डैश पी डैश ए पी वाई। अच्छा, पी डैश ए पी हमने अभी लिखा है ऊपर, 2 लाइन ऊपर, पी डैश ए पी को क्या लिखा है देखिए तो। डी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? वाई डैश डी वाई। तो आपके पास डी फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें इधर वाई डैश है रो के तौर पर और उधर कॉलम के तौर पर वाई आएगा। तो फिर आपके पास ये जो बनेगा वो आइगन वैल्यूज, डी में आइगन वैल्यूज हैं, तो लैम्डा वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर बनेगा या नहीं? Yes, sir. सो एक्स डैश ए एक्स इक्वल टू लैम्डा वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर से लेकर लैम्डा एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर। ठीक, तो अब तो कुछ करने को हुआ ही नहीं, इफ पार्ट यहां से करते हैं, ये आसान हो जाएगा हमारे पास। सपोज ऑल लैम्डा आई ग्रेटर देन 0, अगर सारे ही लैम्डा पॉजिटिव हैं तो फिर आप मानेंगे ना कि लैम्डा वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर से लेकर लैम्डा एन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसा होगा या नहीं? यस सर। Yes. यस सर। हम्म। और जीरो कब होगा? अब जीरो भी दिखाना, पॉजिटिव तो ठीक है, मैंने इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिखा है ना, जीरो जीरो पर ही होगा ये दिखाना होता है बस। ऑल्सो ट्रिवियल है वो भी, लैम्डा वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर से लेकर लैम्डा एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर अगर जीरो है तो जाहिर सी बात है लैम्डा तो कोई जीरो है नहीं, आपने पहले ही बोल दिया, तो हर एक जीरो होगा, वाई वन वाई टू वाई एन तक सभी जीरो होंगे। तो वाई वन वाई टू वाई एन सभी जीरो होंगे बच्चों, तो मतलब कैपिटल वाई जो है आपका वेक्टर इनसे बना हुआ वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर वाई नल मैट्रिक्स हो जाएगा तो क्योंकि पी नॉन सिंगुलर है तो पी इनवर्स वाई, ना पी इनवर्स एक्स होगा वाई, तो पी जीरो होगा क्योंकि आपने कहा था एक्स इक्वल टू पी वाई है, पी नॉन सिंगुलर था, वाई जीरो आ गया, तो ऐसा होगा। अब पी नॉन सिंगुलर है तो पी इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होगा, या आप दोनों साइड चाहें तो पी इनवर्स पी से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे भी लॉजिक दे सकते हैं आप। तो एसोसिएटिविटी से पी पी इनवर्स, तो एक्स इक्वल टू जीरो वेक्टर मिल जाएगा।
तो मतलब जीरो उसी समय है जब x से जीरो है। तो इसका मतलब है ये जो x डैश ए एक्स आपके पास है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो गया या नहीं? यस सर। सर। तो अगर सारे आइगन वैल्यू आपके पॉजिटिव हैं तो ये एक अल्टरनेटिव वे है, एक अच्छी थ्योरम मानते हैं इसे भी जो, इसीलिए मैंने बता दिया था। सो x डैश ए एक्स greater than 0 and equal to 0 only when x equal to 0. So x dash ax is positive definite. ये प्रूफ हो गया। कन्वर्सली तो बहुत ट्रिवियल है ये भी। क्या लिखना चाहिए अब इस बार? जो अभी जहां से छोड़ा है वही लिखना हुआ। लेट x dash ax be positive definite. This implies x dash ax greater than or equal to 0 for all real vector x. तो इसका मतलब हुआ कि आपने इसकी वैल्यू ये निकाली थी लैम्डा वन स्क्वायर वाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मिस्टेक कर रहा हूं मुझे लगता है मैं, यहाँ पर भी मैंने की थी, आप लोगों ने बताया नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने भी, मैंने तो उधर गलती की ही है। जब आप ये करेंगे तो लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर लैम्डा टू वाई एन स्क्वायर आएगा ना। ऐसी चीजें इंडिकेट करती हैं। देखिए तो हमारी गलतियां हो रही हैं यहाँ पर। लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर नहीं, लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर आएगा, लैम्डा का स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि वाई डैश डी वाई, इधर देखिएगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं तो गलत हूं ही, मैं मान रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। आप वाई डैश डी वाई की जब बात कर रहे हैं और वाई आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है, तो वाई डैश कैसा हो जाएगा आप खुद समझिएगा, वाई वन से लेकर वाई एन तक। डी कैसा होगा? लैम्डा वन से लेकर लैम्डा एन तक, बाकी जीरो होगा। और यहाँ वाई वन से लेकर वाई एन तक, यही तो हुआ वाई डैश डी वाई। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का स्क्वायर आने का कोई चांस है? नो सर। ये लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर से लेकर लैम्डा एन वाई एन स्क्वायर, ये आना चाहिए था, यही आएगा। पहले भी अगर कहीं हमने गलती की है तो ध्यान रखिएगा, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है आज से पहले सही लिखा हो, आज ही हो रहा हो। सभी लोग सहमत हैं इस बात पे कि ये यही आएगा? यस सर। हम्म, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने ये लिखा है एक्स डैश ये है पॉजिटिव डेफिनेट है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये पूरा एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव हमेशा ही है फॉर एवरी वाई है, तो बच्चों ये मानेंगे कि ये कोफिशिएंट भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। मतलब दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल वेक्टर वाई। अगर हर वेक्टर के लिए ऐसा हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है या नहीं जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो।
क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कहीं पर अगर कोई लैम्डा नेगेटिव हो गया तो एक्सप्रेशन किसी सिचुएशन में नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक हो गया। तो अब आपने ये लिखा है, तो फिर अब क्या लिखें यहां से? आपने लिखा है कि ये एक्सप्रेशन जीरो किस समय होगा। ऑल्सो एक्स डैश ए एक्स जीरो किस समय होता है? जब एक्स क्या होता है? जीरो। उसी समय ये जीरो आता है। आप पॉजिटिव डेफिनेट ले रहे हैं तो लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर लैम्डा एन वाई एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओनली इफ एक्स से जीरो का मतलब पी वाई इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू पी वाई लिया था आपने, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर दिस इंप्लाइज लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर, क्योंकि पी तो नॉन सिंगुलर है तो वाई एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओनली इफ ये कब जीरो है कहना चाह रहे हैं आप? जब y जीरो है। मतलब ये एक्सप्रेशन तभी जीरो है जब y1 y2 से लेकर yn तक सब जीरो है, तभी जीरो है। मतलब बाकी किसी सिचुएशन में जीरो नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सभी पॉजिटिव हुए या नहीं? नहीं समझ में आया? बच्चों एक एक्सप्रेशन सोचते हैं रफ में। मेरे पास लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर जीरो वाई टू स्क्वायर लैम्डा थ्री वाई थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो किस समय लाया जा सकता है आप सोचिए। अगर मैं y1 और y3 को जीरो करूं और y2 को कुछ भी रखूं तो भी ये एक्सप्रेशन जीरो है या नहीं? Yes, sir. लेकिन लेफ्ट में कह रहे हैं आपकी ये पूरा एक्सप्रेशन तभी जीरो है जब y1 y2 y3 सभी जीरो होंगे। पूरा कैपिटल Y जीरो आ रहा है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं हर एक जीरो होगा तभी जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 लैम्डा भी जीरो हो गया तो आपने ड्रॉ किया राइट साइड एग्जांपल में। Yes, sir. बाकी लोग समझ पा रहे हैं इस एंगल को? Yes, sir. यस सर। तो अगर एक भी लैम्डा जीरो होता माना तो फिर उसका करस्पॉन्डेंट जो y है वो नॉन जीरो भी चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कैपिटल Y वेक्टर जीरो होने का मतलब उसका हर कंपोनेंट जीरो होना, तभी केवल ये जीरो है। अच्छा, तो फिर सारे लैम्डा नॉन जीरो होंगे। अब पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव तो कोई होंगे नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चीज पॉसिबिलिटी आपने ऊपर लिखी थी। अभी आपने ऊपर कहा था कि ये या तो ग्रेटर देन जीरो होंगे या इक्वल टू जीरो होंगे। इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो पॉजिटिव डेफिनेट लेने पे ऑल आइगन वैल्यूज आर, यही प्रूफ करना था। फिर हो गया। Yes. तो पॉजिटिव डेफिनेट है, मतलब चीजों के जो तर्क हैं वो समझिएगा। हमने तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन लिया है और इसका लीनियर लास्ट में जो मैंने रफ में समझाया, इसका लीनियर अलजेब्रा से कोई मतलब नहीं है। इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि ये एक्सप्रेशन जीरो कब हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं ये केवल तभी जीरो हो सकता है जब सारे y1 y2 y3 yn जीरो हो, केवल तभी जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब सारे कोफिशिएंट नॉन जीरो। क्योंकि अगर एक भी कोफिशिएंट जीरो हो तो ये किसी और सिचुएशन में भी जीरो लाया जा सकता है। बच्चों इतना समझाना था, मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक।
ऐसी एक छोटा रिजल्ट और है हमारे पास, यहाँ पर करते हैं, छोटे छोटे ही हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास छोटा सा। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने लीनियर में कहां पर छोड़ा था? बेसिस स्टार्ट किया था या नहीं? No, sir. इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज पे जाना है, मतलब हमने, ठीक हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते पढ़ते अब इतने समय में जान गए हैं, लेकिन मैं वहीं से शुरू करूंगा। कल और परसों क्लास नहीं भी हो सकती है। हाँ, आप लोगों ने एक परीक्षा सुनी होगी, सीटीईटी, सुना है नहीं? एक यूटीईटी होता है, एक सीटीईटी होता है, ऐसा सुना है या नहीं सुना है? Yes, sir. यस सर, सुना है। टीईटी होता है बच्चों, जो बच्चे बीएड कर चुके होते हैं, तो टीचर बनने के लिए उनको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसको टीईटी कहा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भारत सरकार ने बनाया। अब बनाया तो भाई, अब दिक्कत वही भी, भारत सरकार का जो भी एग्जाम होता है थोड़ा टफ हो जाता है, तो राज्यों ने कहा हम अपना भी बनाएंगे। तो जैसे नेट बनाया, तो नेट के बाद सेट या स्लेट बनाया, आपने सुना है ऐसा नाम? यूजीसी नेट है Yes, ना, sir. नेशनल। यस तो राज्यों ने कहा हम सेट बनाएंगे, किसी ने उसका नाम सेट रखा, किसी ने स्लेट रखा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनईटी हुआ, तो स्टेट, नेशनल की जो स्टेट लगा दो, और कई लोग स्टेट लेवल भी बोलते हैं, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट या स्लेट। अब क्योंकि हमारे राज्य के आगे उत्तराखंड यू से शुरू होता है, तो हम हर चीज के आगे यू लगा देते हैं, तो वो यू सेट हो जाता है या यू टेट हो जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां शुरू किया, तो वो या तो नेशनल लगाते हैं या सेंट्रल लगाते हैं। तो सी टेट में टीईटी तो वही था, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी तो सीटीईटी, उत्तराखंड सरकार करवाए तो यूटीईटी हो गया, बस इतने से। तो यूटेट और सीटेट का डिफरेंस समझ में आया? तो 12वीं तक के लिए वो वैसा ही है जैसे नेट और सेट का है। तो सीटीईटी का एग्जाम होना है, अब मुझे उसमें ऑब्जर्वर बना रखा है, और उसमें ड्यूटी ये है कि 7 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, कल और परसों। तो अगर प्रिंसिपल साहब अलाउ करते हैं, कर ही देंगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी जब, इसीलिए मैं ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मुझे परमिशन दे देंगे चैनल की, तो फिर मैं 2 दिन सुबह क्लास, सुबह के लेना ही नहीं हो पाएगा, शाम तक ही होना है वो पूरा। इसमें तो 2 दिन हो सकता है आपको रिवीजन का मौका मिल जाए, मैं बता दूंगा आपको कि क्या होना है अभी दिन में तक। तो मैं कह रहा हूँ, और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, मतलब नए नए तरीकों से लोगों ने पॉजिटिव डेफिनेट को डिफाइन। देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यू such that A इक्वल टू क्यू डैश क्यू। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है बच्चों, आप इसे थ्योरम भी दे सकते थे नाम। अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है, तो आपको एक नॉन सिंगुलर जरूर मिलेगा, कोई क्यू, तो क्यू डैश क्यू ए होगा। और अगर ए क्यू डैश क्यू है, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। हाँ, इफ पार्ट करते हैं इसमें। बच्चों चीजों को लाइटली मत लीजिएगा, आपको रिटेट का कोई चांस नहीं है जिंदगी में, जो गलती हो जाएगी हो जाएगी, तो चीजें छोड़ते हुए मत चलिए। सपोज ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, ए हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसके सारे ही आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे,
all the eigenvalues of A are positive, ऐसा है तो हमको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जो डायगोनलाइजेशन करेगा. देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P such that P इनवर्स AP या P डैश AP, अभी लिखा था ये पीछे भी, P डैश ऑर्थोगोनल में P डैश और P इनवर्स एक ही चीज है. आप उसे कुछ मान लेते हैं, D मान लीजिए, तो ये D जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा. कहां से लगिएगा कर्सर पर? तो ये हमने अभी पीछे भी किया था. लैम्डा जहां हर एक लैम्डा नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, वो ऊपर लिख दिया है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है. ठीक हो गया. इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं इस डायगोनल मैट्रिक्स को. कैसे? एक डायगोनल मानते हैं क्योंकि ये सभी पॉजिटिव हैं तो इनके स्क्वायर रूट वेल डिफाइंड है. तो इसको आप D1 मान लीजिए. तो फिर बच्चों ये तो मानेंगे ना कि D1 का स्क्वायर करके D ही मिलेगा. तो आपने एक मैट्रिक्स तो दो का प्रोडक्ट दिखा दिया, नहीं दिखा दिया? D1 स्क्वायर, D1 इंटू D1. यस सर. Yes, sir. डायगोनल में तो सीधे ही मल्टीप्लाई हो जाना है ना. तो आपने एक D को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया है ना. और ऐसा हम 2-3 बार कर चुके हैं अंडर रूट वाला जो काम है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और दूसरा D1 भी जो है वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो D1 ट्रांसपोर्ट D1 ही होगा ना. Yes, sir. उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. सो आपके पास A क्या हो जाएगा? आप PD P इनवर्स रह सकते हैं आप. यहां से सोचिएगा, यहां से ये वाला लेफ्ट साइड में P मल्टीप्लाई करो, राइट साइड में P इनवर्स, तो A इक्वल टू PD P इनवर्स लिख सकते हैं. Yes, sir. ठीक. तो मैं इसको D चीज और D1 स्क्वायर ले लूं. तो इसको PD1 एक साथ, और क्या बचा? D1 P इनवर्स एक साथ. बच्चों ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. P इनवर्स की जो P डैश लिख दूं, क्योंकि P आपने ऑर्थोगोनल लिखा है, तो PD1 और D1 P डैश ऐसा लिख सकते हैं. Yes, यस sir. सर. तो PD1 और PD1 का ट्रांसपोज कर दूं तो सही. Yes, sir. तो ये Q डैश इंटू Q हो गया या नहीं? जहां Q किसको मान रहे हो आप, PD1 डैश टू Q मान लो, तो वो दूसरा Q डैश हो जाएगा. ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा बच्चों, P नॉन सिंगुलर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और D1 में भी सारे जो है पॉजिटिव हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो ही होगा ना. तो P और D1 दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं, तो उनका प्रोडक्ट मतलब Q भी नॉन सिंगुलर होगा या नहीं? Yes, sir. इस बात को भी लिख लेते हैं फिर. सिंस P and D1 are non-singular, this implies
जब P और D1 नॉन सिंगुलर हैं तो P इंटू D1 और P D1 ट्रांसपोज इक्वल टू Q इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। तो आपने कैसे लिख दिया A को, हेंस A आपने लिख दिया है Q डैश Q और Q where Q is non singular। Q is non singular। प्रूफ हो गया, ये एक पार्ट प्रूफ हुआ एक तरफ का। प्लीज आप इसको ध्यान से समझिए चल रहा है। एक कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो फिर आपको एक हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यू ऐसा मिलेगा कि आप ए इक्वल टू क्यू डैश क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, तो ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो सारे ही आइगन वैल्यू जो है पॉजिटिव हैं, तो सबका स्क्वायर रूट वेल डिफाइंड हुआ। नेगेटिव होने में दिक्कत हो जाती है ना बच्चों, इसीलिए थ्योरम केवल पॉजिटिव डेफिनेट के लिए बन पा रही है। तो फिर आपको ऑर्थोनल मैट्रिक्स मिलेगा जहां पी इनवर्स ए पी इक्वल टू, या पी इनवर्स और पी डैश एक ही बात है क्योंकि पी ऑर्थोगोनल है और डी है। डी को हमने दो हिस्सों में तोड़ा D1 बना के, बाकी कुछ नया काम नहीं है, दो लाइन का काम। तो आप किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पॉजिटिव डेफिनेट है तो आप उसको क्यू डैश इंटू क्यू फॉर्मेट में हमेशा लिख सकते हैं, क्यू नॉन सिंगुलर मिलेगा आपको ऐसा। अगर ये क्लियर है तो मैं आप इसका कन्वर्स पार्ट करा देता हूं। सभी लोग सहमत होंगे इस पे, कन्वर्सली सोचिएगा आप। where Q is non singular। मान लेते हैं ए क्यू डैश इंटू क्यू है जहां क्यू नॉन सिंगुलर है, ठीक है, ये मान लिया मैंने। हमें क्या प्रूफ करना है? A is positive definite। ठीक, बढ़िया। तो फिर एक्स डैश ए एक्स जिसको आप कहते हैं उसे आप क्या लिख सकते हैं? एक्स डैश तो ठीक है, ए चीज क्या लिख सकते हैं? क्यू डैश क्यू इंटू एक्स। तो आप गौर करिए इसको, क्यू एक्स का ट्रांसपोज इंटू क्यू एक्स लिख सकते हैं या नहीं? ऐसा अब Yes, क्यू एक्स को कोई नया पैरामीटर मान लो, वाई मान लो, तो फिर ए क्या हो जाएगा? वाई डैश वाई। तो फिर ये वाई डैश वाई है तो कोई भी आपके पास वेक्टर है वाई और उसका उसी के साथ आप ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नॉन जीरो आएगा या नहीं? वाई आप कोई भी वेक्टर लीजिए, वाई डैश करोगे तो वही रो कॉलम ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर ही आएगा बच्चों। और वो हमेशा नॉन जीरो ही, नॉन नेगेटिव ही होता है। सर ये x डैश ax इज इक्वल टू होगा ना? हाँ हाँ सॉरी, एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स जो होगा वो वाई डैश वाई आ गया तो वो नॉन जीरो ही आएगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वाई वेक्टर होगा ना कोई, लिख लेते हैं वेर, क्या लिख लेंगे? वाई इज अ रियल, एन वेक्टर लिख दूं सीधे? आप क्लियर है? वाई जो होगा वाई वन वाई टू वाई एन तक है, तो वाई डैश इंटू वाई करोगे तो वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई एन स्क्वायर आएगा, तो वो नॉन जीरो होगा या नहीं होगा? yes, sir. Yes. दूसरा काम ये करना है कि जीरो किस समय होगा। अगर ये जीरो होगा तो ये तो आपके पास वाई डैश वाई के बराबर आया था, और अगर ये जीरो होगा तो वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई एन स्क्वायर जीरो होगा। तो जाहिर सी बात है आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वाई जीरो है। वाई किसको लिया था आपने? क्यू एक्स टू, और क्यू क्या कहा था आपने? नॉन सिंगुलर।
तो Q का इनवर्स एडजस्ट करेगा, तो यहां से एच टे आ जाएगा। तो एच डैश एच टेल किस समय 0 है? X 0 जब हाँ, बाकी वो नॉन नेगेटिव है, तो एच तो पॉजिटिव डेफिनेट आइडिया नहीं आया। अगर Yes, आप sir. हाँ, अगर आप ए को ऐसा लिख पा रहे हैं क्यू डैश इंटू क्यू, क्यू नॉन सिंगुलर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट है, क्वाड्रेटिक फॉर्म। छोटे छोटे प्रूफ है बच्चों, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं नहीं मेरे पास अब बताने के लिए, तो अभी इतना ही करते हैं। मेरे पास इसमें कुछ ज्यादा मैटर है भी नहीं आज, तो फिर नेक्स्ट क्लास अभी 8:30 से करते हैं। आप लोगों को कुछ कहना है?